चलो बेटा शुरू करते हैं नया टॉपिक, फ्रेश लेक्चर। टॉपिक का नाम है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2-3 लाइन जो मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा ये लिखी क्या है, इनको समझो, आगे समझ में आ जाएगा। फिर आगे बात करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहले इनको समझो। देखो, सतत आवेश वितरण, सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, असतत मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, जो लगातार नहीं हो, ठीक है। तो देखो, अ रीजन इन विच चार्जेस आर स्पेस्ड टुगेदर, क्लोजली स्पेस्ड टुगेदर, इज सेड टू हैव अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां चार्ज बहुत पास पास में हो, ऐसा क्षेत्र जहां आवेश बहुत ही पास पास हो, सतत आवेश वितरण कहलाता है। इट डजंट मीन, इसका मतलब यह मत निकाल लेना कि चार्ज कंटिन्यूअस है। इट डजंट मीन दैट चार्ज इज कंटिन्यूअस नॉर डिस्क्रीट। चार्ज ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब असतत। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आवेश सतत है या आवेश असतत है। आवेश नहीं, आवेश का वितरण की बात चल रही है। समझना कॉन्सेप्ट को, आवेश के वितरण की बात चल रही है। इस पूरे नाम को देखो, खाली आवेश मत कर देना, ठीक है। Doesn't mean that charge is continuous, not discrete. It simply means that the distribution of charges, discrete charges, is continuous with a small space between the charges. इसका मतलब यह है कि असतत आवेशों का वितरण इंपॉर्टेंट, इसीलिए लिखा हुआ है वितरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। सतत है, वितरण सतत है, तथा आवेशों के मध्य दूरी बहुत कम है। समझ में आ रहा है कि आवेश जो है ना वो लगातार नहीं है, आवेशों का वितरण की बात चल रही है। आवेश वितरण कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। जैसे शादी के कार्ड है, बंडल बना दिया हमने, तो कितने कार्ड है, 5000 कार्ड। कितने लोगों को बुलाया, 5000 लोगों को बुलाया। कार्ड बांटे थोड़ी अभी, अब बांटने जाएंगे। समझ में आ रहा है, वो वितरण का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या काम कर रहे हैं, वितरण। अब हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है और डिस्क्रीट भी नहीं है। बैठ गया पहली चीज। तो ध्यान रखना, हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज का वितरण पढ़ रहे हैं, आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। तो अब देखो, इन सब 3 लाइनें जो है उनको याद कर लेना। अब आगे साइंस ने, फिजिक्स ने इसको क्या माना है, सतत माना है, कंटिन्यूअस माना है। जैसे पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज लिया था, विद्युत क्षेत्र के लिए जो हमने आवेश लिया था, उस आवेश को हमने ये कहा था कि ये एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेना है। समझ में आया, वैसे ही है। चलो आगे देखो, अब हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज है क्या। तो यहां समझो, अब बिंदु आवेश की बात नहीं चल रही, पॉइंट चार्ज की बात नहीं चल रही, ये समझ लेना पहले। तो पॉइंट चार्ज गया, बोल रहा कोई एक चार्ज है, एक आवेश है, इससे p दूरी पर अगर प्लस का है तो विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा, बाहर। p दूरी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन यहां तो चार्ज ही चार्ज पड़े हैं, किसका निकालोगे। ये प्लस 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 प्लस, ऐसे गोलाई में भी पड़े हैं, ऐसे लंबे भी पड़े हैं। ये लो, प्लस 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 प्लस, बैठ गया। तो अब इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबका निकलेगा। और किससे निकलेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, कूलम का नियम इस्तेमाल करेंगे। तुमने पढ़ रखा है, कूलम का नियम यहाँ पे लग जाएगा। अब ये सोचो कि ये तो मैंने 5-6 फोटो बनाई है, ये लो, अब लो। अच्छा, ये लाइन के ऊपर नीचे, लाइन के पीछे भी हो सकते हैं। ये लाइन है, देखो, इसके आगे इधर आपको दिख रहा होगा, पीछे नहीं दिख रहा होगा। अभी मेरी अंगुली नहीं दिख रही होगी, देखो, इसका नाखून नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो पीछे भी है, ऊपर भी तो होगा, नीचे भी होंगे चार्जेस। ये लो, तो ऊपर नीचे यहाँ तो बना नहीं सकते, तो यहीं दिखा देता हूँ। ये लो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितने का निकालोगे। तो सिचुएशंस क्या हो जाएगी, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। बहुत सारे चार्जेस, आवेश इसके अंदर पड़े हैं, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। वेक्टर है तो वेक्टर सदिश योग करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे इसका। ये भाई, ये E1 है, ये E2 है, ये 4, 5, 6, 7 जितने भी निकले इन सब का वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे। 2, 3, 4, 5, समझ में आ रहा है। तो लंबा प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को छोटा करने के लिए ये सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे
आया है, तो इसको ढंग से समझो। तो अब इस केस में फिर हम क्या करेंगे, निकाल तो हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी उलझन बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तुम्हारी उलझन बढ़ जाएगी। उस उलझन को खत्म करने के लिए हमने ये सिस्टम को अब कैसे समझेंगे हम लोग। भाई आवेश का झुंड है, मैं तो कह रहा हूँ, जैसे बकरियां झुंड में रहती है, अपने भेड़ अपने झुंड में रहती है, वैसे आवेश भी तो रहते होंगे ना, चार्जेस भी तो रहते होंगे। कैसे रहते हैं उनके भी तरीके हैं, वो पढ़ेंगे अभी अपन कि आवेश कैसे रहते होंगे झुंड में। तो इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बैठ गया, क्योंकि देर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन क्या कर देंगे, समाकलन का यूज करेंगे, वाइल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, इंटीग्रेशन यानी जोड़ लो, छोटे 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 चार्जेस हैं, ये छोटे 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 चार्जेस हैं, इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन कर दिया, सारी समस्या दूर हो जाएगी। और वो काम मैथमेटिक्स ने कर दिया हम लोगों के लिए। तो इंटीग्रेशन के छोटे मोटे ABCD तो तुमको आती होगी, और नहीं आती तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा सिखाया था, जब एग्जाम्पल करवाया था 2.2 या 3, उसमें सिखाया था। तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, समाकलन, ये वाली विधि यूज़ करेंगे। अब देखो आगे और समझो इसको। ये करने से पहले हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अब हम आवेश घनत्व की बात करेंगे। सतत आवेश वितरण आ गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे सतत आवेश घनत्व की, कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी। अब हम बार बार बात करेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। जब आगे अपन पढ़ते जाएंगे लेक्चर में तो मैं बार बार बोलूंगा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, तो तुम्हारे दिमाग में फिर समझ में नहीं आएगा कि चार्ज डेंसिटी कहाँ से गया, आवेश घनत्व कहाँ से आ गया। अभी तो वितरण चल रहा था, अब घनत्व कैसे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ढंग से देखो, मैंने इसको पकड़ा, इसको समझना है, इस गुच्छे को पकड़ा, जैसे अंगूर का एक गुच्छा लगा हुआ रहता है, समझ में आ गया। मैंने पकड़ा तो मेरे हाथ में क्या लगा, पूरा एक गुच्छा लगा कि नहीं लगा, एम्पल ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा पूरा हाथ लग गया। तो सबका निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो वही तो बात चल रही है यहाँ पे कि गुच्छा हाथ में आ रहा है, एक चार्ज। अब तुम्हें लग रहा है ये एक है, पीछे और फंसा पड़ा है इसके, और ये अच्छा। अब ढंग से सुनो, कोई एक अल्प आवेश है, अल्प आवेश, वेरी स्मॉल चार्ज है, कितना, 1 नैनो कूलम का है या 1 पिको कूलम का है। ये लो ढंग से, एक नैनो कूलम और एक पिको कूलम। एक नैनो कूलम का चार्ज, मैं तो कह रहा हूं इतना छोटा चार्ज है कि एक नैनो कूलम, नैनो कूलम बहुत छोटा होता है, मिली पढ़ लिया तुमने, माइक्रो पढ़ लिया, फिर नैनो, फिर पिको, ठीक है। नैनो कूलम, नैनो कूलम चार्जेस है, तो इसके अंदर पॉइंट चार्जेस कितने होंगे। तो वो कह रहा है कि हिंदी वाली बुक पे लिखा हुआ है कि 10 की पावर 10 पॉइंट चार्जेस होंगे इसके अंदर, बिंदु आवेश इतने होंगे 10 की पावर 10। यानी हमने एक को छेड़ा तो पता लगा कि ये तो करोड़ों अरबों निकल गए। तो फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अभी तो 5-6 तो फिर भी हम निकाल लेते हैं, तो मिलियन से बिलियन से ट्रिलियंस में पहुंच गया मामला, तो फिर कैसे करेंगे। तो फिर इसीलिए हम लोग कौन सी विधि यूज करेंगे, आवेश घनत्व की। बार बार नाम आएगा, हम चार्ज को क्या मान लेंगे, कुछ टाइम के लिए हम चार्ज को सतत मान लेंगे, आवेश को सतत मान लेंगे, आवेश को हम सतत मान लेंगे, कंटिन्यूस कंसीडर करेंगे, कंटिन्यूस कंसीडर करना है चार्ज को, और चार्ज डेंसिटी यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, चार्ज डेंसिटी। अब वो भी बता देता हूँ चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी समझते हो, घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहाँ पे तो मास ले लेते हैं हम, जैसे हमने पानी लिया, पानी का घनत्व निकाला, पेट्रोल, पेट्रोल घनत्व। यहाँ चार्ज में क्या लेंगे, चार्ज ले लेंगे, आवेश ले लेंगे। खुद आवेश कितना होता है, कितना होता है मिनिमम, Q बराबर E होता है, फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, Q बराबर NE। N क्या है यहाँ पे 1 है, तो Q बराबर क्या बन गया, E बन गया कि नहीं बन गया। तो आवेश ले लेंगे, और बटे में वॉल्यूम। हाँ, चार्ज किस में पड़ा है, तो वही तो पढ़ेंगे अब। चार्ज किस में पड़ा है, किसी गोले में पड़ा हुआ है, किसी लंबी रेखा में पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आवेश घनत्व का यूज़ करेंगे। आवेश घनत्व समझो कैसे होता है। मान लो ये मेरे सामने से हवा निकल रही है, मैंने पकड़ लिया एकदम से हवा को, मेरे हाथ में कितनी हवा है, एक मुट्ठी हवा है, तो इसका घनत्व निकाल सकते हैं। अब ढंग से समझना, हम किसका घनत्व निकाल रहे हैं, डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं, एयर की निकाल रहे हैं, वायु की निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की थोड़ी निकाल रहे थे। हमें ज़रूरत तो ऑक्सीजन की थी, तो फिर क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, इसको एक घनत्व के रूप में मान लिया। समझ में आया। फिर हाथ मारा, फिर हाथ मारा, और हमारे मुट्ठियाँ भर गई। हमने कहा कि जी इसके अंदर एयर है, हवा है, हमें इसका घनत्व निकालना है, निकाल लेंगे। क्योंकि अब देखो एयर क्या है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल से बनी हुई है, विविक्त कण है उसके अंदर। ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, हीलियम भी होगी, हेलोजन भी होगी, जिनॉन भी होगी, गैसेस तो बहुत सारी हैं,
CO2 होगी, CO होगी, NO2 होगी, SO2 होगी। मोटरसाइकिल चला रहे हो, डीजल जला रहे हो, SO2 निकल रहा है, वो भी तो होगी ना। तो हमने क्या किया, पूरा चार्ज आपको एक दिख रहा है, हमने एक जैसे ही पकड़ा तो पता चला वो तो गुच्छा हाथ में आ गया, पूरा का पूरा 10 की और 10 हाथ में आ गया। एक नैनो कूलम, एक चार्ज है ये वाला, ये एक नैनो कूलम, आपने इसको पकड़ा, आपने कहा अरे मास्टर जी ये तो पूरा गुच्छा हाथ में आ रहा है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकले, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसीलिए इंटीग्रेट अब यहाँ पे यूज होगा। और अब हम चार्ज को क्या मानेंगे, बिल्कुल छोटा। और इंटीग्रेशन यानी समाकलन ने हमको ये सिखाया कि किसी चीज़ को छोटा करना हो तो DQ लिख दो। अगर लंबाई बहुत छोटी लेनी है, कि लंबाई है और बहुत छोटी लेनी है, तो हम क्या लिख देंगे उसको, DL ले लेंगे। देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, DL बैठ गया। लंबाई बहुत लंबी थी, हमने उसको बहुत छोटी कर दी, तो DQ क्या हो गया, DQ क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। और DL लंबाई क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। और वॉल्यूम लेना है, किसी का आयतन लेना है, तो क्या ले लेंगे, DV ले लेंगे। यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया, और ज़्यादा तुम्हारे कुछ इसके अंदर बचा नहीं है। ठीक है, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो पता चला कि DL तो लंबाई निकली, ये आयतन निकला, और एक DS क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, ये भी निकलेगा। किसी चीज़ का क्षेत्रफल भी निकल सकता है, आयतन भी निकल सकता है, वो देखेंगे वो चीज़ है क्या हमारे पास। और खाली लंबाई दे रखी हो, भाई तार होते हैं लंबे लंबे, देखा होगा तुमने, वायर लंबे होते हैं, चौड़ाई उनकी मानते नहीं है जनरली। ठीक है, तो वो 1V में हो जाता है, ये 1 डायमेंशनल हो गया, 1 डायमेंशनल, जिसको बोल दिया 1V में। तो V में के हिसाब से निकालेंगे अब, डायमेंशन के हिसाब से। ये कितना हो गया, ये 2D हो गया, 2 डायमेंशनल। ये क्या हो गया, ये 3D हो गया, 3 डायमेंशनल। तो इसके छोटे 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 टुकड़े करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, इंटीग्रेट करके। ये इंटीग्रेट करना है, बोलो। तो अब पढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारा आगे का सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो धारणा यूज करेंगे, अवधारणा, वो है आवेश घनत्व। ठीक है, एरो लगा दिया, क्या, कौन सी, चार्ज डेंसिटी। समझ में आई, डेंसिटी क्यों, अरे चार्ज कहीं पड़ा तो होगा ना, कहाँ पे होगा, एक बात बताते हैं, बात करते हैं स्पेस की। चार्ज स्पेस में कहीं पड़ा है, तो कौन सी आकृति काम आती है स्पेस में, 3 डायमेंशनल। समझ में आ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, 3 डायमेंशनल, जमीन पे थोड़ी उड़ रहा है, पोजीशन है कि नहीं उसकी कोई, कहाँ पे पोजीशन, समझ में आ गया। या फिर आवेश और कहाँ पे होता है, तार में चलता है, बिजली की तार में, भाई कंडक्टर, चालक, ऐसे क्या कर रहे हो, सुचालक, ये सब। तो बिजली के तार कैसे होते हैं, खाली लंबे होते हैं, है ना। तो आवेश घनत्व की हम लोग बात करेंगे, यहां से घनत्व आया कि चार्ज 3D वाले सिस्टम में भी हो सकता है, 3V में भी हो सकता है, द्विवी में भी हो सकता है, 1V में भी हो सकता है, कहाँ पड़ा चार्ज, उसकी बात करें। तो आवेश घनत्व का हम अवधारणा यूज करते हैं। तो आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। चार्ज डेंसिटीज जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली कौन सी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय से क्या पता चल रहा है, एक रेखा पे ही चार्ज है बस। ठीक है, लैम्डा से लिखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, ग्रीक लेटर है, ध्यान रख लेना। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सेकंड क्या होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय यानी सरफेस, किस सरफेस पे पड़ा है। जैसे सपोज करो वृत्त है, एरिया निकालते को नहीं निकालते, तो DS छोटा कर लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी S से लिखते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन मतलब जिसकी लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए, कि डब्बे में पड़ा है, और डब्बा गोला भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास कोई गिफ्ट आया, मतलब डब्बा आया डिलीवरी के लिए, है ना, तो डब्बे की तो कोई शेप होती होगी। तो आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वॉल्यूम, यही तो होता है। वॉल्यूम मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। चार्ज डेंसिटी रो से लिखते हैं, रो, इसको रो बोलते हैं, टेढ़ा पी थोड़ा सा घुमा दे, बैठ गया। अब बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, और फिर सेकंड के बारे में, और फिर थर्ड के बारे में। समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ज कहीं पे भी पड़ा तो कोई एक चार्ज तो है नहीं यार। समझ में आ रहा है, कितने चार्ज होते हैं भाई। मैंने जब बताया कि एक नैनो कूलम के अंदर बिंदु आवेश की बात करो, पॉइंट चार्ज की, 10 की पावर 10 होते हैं, तो सोच लो फिर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, मैंने बहुत अच्छा एक तुम्हारे लिए लिया है, लीनियर आवेश चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व के लिए हम लोग ये ब्रश यूज करेंगे। बोलो आगे देखो, हम लोग ये भी यूज करेंगे, ये धागा सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा है, ये ब्रश भी। अब ढंग से देखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी को इस ब्रश से, इस ब्रश को बोलते हैं बॉटल ब्रश। सबसे पहले एग्जांपल लिखो इसका, रेखीय आवेश घनत्व का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है, बॉटल ब्रश। एग्जांपल बॉटल ब्रश, अब हिंदी में तो लिख नहीं सकता, बॉटल ब्रश। बॉटल को हिंदी में क्या लिखते हैं, बोतल, और ब्रश को क्या लिखते हैं, ब्रुश। ब्रुश सुना था मैंने, ब्रुश। अब ढंग से देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझो। मैंने क्या बोला था, ये देखो लाइन सीधी सीधी जा रही कि नहीं जा रही है। अब ये बॉटल
देखो ये और भी तुम्हें लाइन दिख रही होगी, ये वाली देखो अंदर जा रही है सीधी 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 सीधी। अब मान लो मैंने कोई एक चार्ज पकड़ा, तो तुम्हारे किताब के अंदर क्या दे रखा है कि ये लाइन ऐसे दे रखी है, ढंग से समझना। यहाँ पे चार्ज पड़े हैं प्लस, और यहाँ से कोई एक इसी चार्ज की वो बात कर रहा है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मान लो, तो उसने ये चार्ज लिया। अब तुम बोलोगे एक चार्ज है, अरे नहीं भाई एक चार्ज नहीं है, झुंड है। अब ढंग से देखना, इसको समझना, इसके चारों तरफ तुम्हें ब्रश दिख रहे कि नहीं दिख रहे, यानी लाइन जो होती है ना, लाइन, ये कोई लाइन है, इसके पीछे भी चार्जेस हैं, इसके इधर भी चार्जेस हैं, इसके आगे भी चार्जेस हैं, इसके इस साइड में भी चार्जेस हैं, इसके, समझ में आ गया। इस बॉटल की देखो, बॉटल ब्रश की देखो तुम। अब मैंने मान लो कोई एक चार्ज पकड़ा है, ढंग से देखना, मैं एक चार्ज पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने पकड़ा, पता लगा ये पकड़ा, दिख रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से, तो पता चले तो झुंड आ गया। तुम्हें झुंड दिख रहे हैं बने बने, ये देखो ये पूरा एक झुंड दिख रहा होगा, ये रहा, फिर ये पूरा झुंड दिख रहा होगा, ये रहा झुंड। अब इस झुंड के अंदर कितने चार्जेस हैं, या इस झुंड के अंदर कितने ऐसे ये पतले पतले धागे टाइप के से हैं जो पूरा एक झुंड बना रहा है। बैठ गया, ये पकड़ा तो पता चला तो झुंड हाथ में आ गया, पूरा दिख रहे हैं ना, झुंड बने हुए बहुत अच्छे से, देखो दिख रहे होंगे तुम्हें, है ना। बहुत पास कर दिया, फिर ज़्यादा पास में दिखेगा नहीं, फिर ब्लड हो जाएगा। देखे बीच में जगह दिख रही है, देखो ये जगह दिख रही है बीच में, देखो दिख रही है ये जगह, तो ये देखो सीधी रेखा ही तो है। अब इस पे चार्ज कैसे पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, बॉटल ब्रश। क्या काम आती है, बॉटल को साफ करने के लिए। बॉटल का मुंह तो छोटा होता है, हम अंगुली डालेंगे तो सिर्फ हमारी 2 अंगुलियां या 1 अंगुली डल लेगी, जो पानी पीते हो बिस्लेरी वाली, लेकिन उसके अंदर ये डल जाएगा। ये देखो ये सारे फोल्ड हो जाते हैं, ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ये फोल्ड हो गए देखो, और ये सीधा ब्रश के अंदर, बॉटल के अंदर घुस जाएगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल, तो ऐसे चार्ज पड़े रहते हैं। झुंड समझ में आ गया अब तुम्हें ये। और तुम्हारा टॉयलेट क्लीनर आता है ना, नहीं टॉयलेट का ब्रश आता है कि नहीं आता, लेकिन उसमें तो 2 तरफ ही होते हैं, एक तो आगे और एक पीछे, है ना। आगे की तरफ थोड़ा बड़ा होता है, पीछे की तरफ थोड़े छोटे से होते हैं। आजकल आते हैं, तुमने देखा होगा टॉयलेट ब्रश को अच्छे से देखना, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं है इसका। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है, बॉटल ब्रश। एक तो सीधी रेखा है, रेखिए लीनियर, और देखो झुंड बने हुए हैं। किसी एक को तुम पकड़ोगे तो एक हाथ में नहीं आएगा, झुंड हाथ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ पूरा क्लस्टर हाथ में आएगा, तुम्हारे क्लस्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारे सबसे अच्छा समझ में आ गया बॉटल ब्रश से, बैठ गया। तो अब इसको डायग्राम को ऐसे बनाना है, लेकिन जरूरत नहीं, हमने तो कहा अब ये पता लगा ये तो झुंड बना पड़ा है, हमने तो एक पकड़ा, पता लगा झुंड हाथ में आ गया हमारे, तो इसलिए तो घनत्व का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, इसीलिए घनत्व बोल रहे हैं उसको, समझ में आया। अब देखो इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, और इसकी डेफिनेशन भी तुमसे पूछता है कि पूछेगा कि रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज CHARGE चार्ज डेंसिटी होती क्या है, तो तुम लिख के क्या होगे फिर, समझ में आ गया ना। एग्जांपल बॉटल ब्रश क्यों लिखा तुम्हें दिखा दिया मैंने। एक तुम्हारा टूथ ब्रश भी आता है, वो इसका एग्जांपल नहीं है, उसके तो आगे आगे रहते हैं, है ना। आगे देखो, अभी ये तार कितनी लंबाई का लिया मैंने, ये वाला, ये L लंबाई का लिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कितनी लंबाई का है, L लंबाई का चार्ज तार है मेरे पास में। आवेश कितने इस पे, कितने आवेश हैं, Q आवेश है पूरे, ये टोटल मान के मैंने कह दिया कि भाई Q आवेश है। ढंग से देखना, L लंबाई के तार पर या L लंबाई के वायर पर या कंडक्टर पर कितने आवेश हैं, Q आवेश है। इकाई लंबाई पर, यूनिटरी मेथड जो बचपन से तुम कर रहे हो, सबसे अच्छा मेथड ही ये है जो बचपन से तुमने पढ़ा, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। यूनिट लेंथ पर, वापिस उसको बोलो, इकाई लंबाई पर कितने आवेश होंगे, Q/L, सीधी सी है। और Q/L को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा। बोलो ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। ये आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, L बराबर Q/L। कैसे आया कि L लंबाई का तार जो हमने लिया उस पर कितने आवेश हैं, Q आवेश हैं जी। हमने ये बोल दिया टोटल आवेश Q है। कोई बड़ा Q लेना चाहे ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम बोले छोटे टुकड़े नहीं किए सर, वो समाकलन इंटीग्रेशन बताएंगे अभी, ठीक है। तो L लंबाई पे कितने हैं, Q आवेश हैं। ये रही L लंबाई, ये लंबाई L, कितने आवेश हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे को मैंने क्या बोल दिया, Q बोल दिया। हम जब मैथ्स में x लेते हैं तो x का आंसर क्या आता है, एक ही आता है क्या। हमने कहा माना उसके पास x रुपये हैं, लास्ट में निकल के क्या आता है कि उसके पास 15,535 रुपये थे, कोई बोलेगा 17,000 थे, कोई बोलेगा 3 लाख रुपये थे उसके पास। आता कि नहीं आता आंसर, तो हमने Q मान लिया इसमें। ये आवेश कितने हैं, Q आवेश है। लंबाई कितनी, L, गुड। L लंबाई पे Q आवेश है। इकाई लंबाई पे या यूनिट लेंथ पर, इंग्लिश वाली, यूनिट लेंथ पर कितने आवेश हो गए, कितने चार्ज हैं, Q/L। और यूनिट लेंथ पे जो आवेश होते हैं वो कहलाता है
रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहलाता है, और ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, नियतांक है ये। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल नियतांक है, जहाँ क्यू बाई एल आ गया वहाँ नियतांक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया पहली चीज़ तो। अब देखो ये फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, आगे देखो इसके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल था, लिख देता हूँ, यहाँ से याद कर लेना क्यू बाई एल, पहला तो ये बन गया। अब मान लो मुझे क्यू निकालना हो, तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो क्यू निकालना था उस ब्रश पे, बॉटल ब्रश पे, कि चार्ज कितने हैं, तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, क्यू बराबर एल लैम्डा, या लैम्डा एल कर दो, बोलो एल लैम्डा। समझ में आ गया? ये क्यू है, बड़ा भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्यू बराबर एल लैम्डा। खत्म, इधर भी खत्म। तीसरा तुम निकाल लोगे, लेकिन तीसरे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लंबाई वो हमको देगा। समझ आने का? वो हमसे चार्ज ही पूछेगा बार बार, आवेश ही तो पूछेगा, वो लंबाई वो हमको दे देगा। और इसके अंदर क्या है, अब लिखते हैं इसकी यूनिट, इकाई। यूनिट इकाई देखो, कोई तुमसे पूछे इकाई क्या है इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व की इकाई क्या है? क्यू की इकाई क्या होती है? कूलम। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर। कूलम पर मीटर, क्या आ गया? कूलम पर मीटर। अब तुमसे वो डायमेंशन पूछ ले, मान लो डायमेंशन वीमा पूछ ले, वीमा पूछ ले, नहीं पूछे तो तुम्हें पता होनी चाहिए डायमेंशन क्या होगी। देखो कूलम की डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले ढंग से देखो, कूलम का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला था आई क्यू थी। कोई लड़की आ रही तो हम क्या बोलेंगे उसको? आई क्यू थी, ठीक है। तो क्यू निकालो, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्यू का कूलम, आई का एम्पियर टाइम का सेकंड होता है, लेकिन टी लिखते हैं यूनिट में, तो ए इंटू टी तो ऊपर आ जाएगा। डायमेंशन देखो, कूलम है तो ए इंटू टी, अपॉन में मीटर है, मीटर किसका होता है? एल का होता है, ये अपॉन में मीटर है, ठीक है, 1/m मान लेते हैं। तो मीटर का क्या होता है? एल, और एल ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? -1 इंटू -1, ये प्लस के, ये प्लस के, ये बन गई इसकी डायमेंशन, और ये बन गई इसकी यूनिट। कूलम पर मीटर, सेंटीमीटर मत कर देना, ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि ये काम कहाँ पे आता है, और हम ये बात करेंगे कि अगर हमने डी क्यू ले लिया तो क्या होगा। अब हम ये मान रहे हैं कि इस बॉटल ब्रश पे हम कोई एक चार्ज पकड़ेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना, इफ डी क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डीएल लेंथ, डी क्यू आवेश वितरित है डीएल लंबाई पर। कितने आवेश है? डी क्यू। बैठ गया? तो देखो ढंग से समझो, डीएल लंबाई, कौन सी डीएल लंबाई, किसकी बात कर रहे हैं सर? तो अब वो मैं बता देता हूँ। ये हमारी वापिस एक कोई लाइन है जो ये वाली थी, इस पर चार्ज पड़े हैं, ये लो। अब जब हमने इस एक चार्ज को उठाया तो हमारे हाथ में क्या आ रहा था? गुच्छा आ रहा था, ध्यान रखना, क्या आ रहा था? गुच्छा। लंबाई पर दिख रहा है क्या? पर, हाँ पर दिख रहा है। तब हमने एक गुच्छा पकड़ लिया था, हमने कहा हमें गुच्छा तो चाहिए ही नहीं, और गुच्छा के चक्कर में तो हम आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं, चार्ज डेंसिटी, पूरा गुच्छा हाथ में आ गया। समझ में आ गया? पकड़ा जैसे हवा को मुट्ठी में, तो हवा आ गई, ऑक्सीजन थोड़ी है ये, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह नहीं है। अब देखो हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये टुकड़ा दिख रहा है तुम्हें? ये क्या लेंथ है इसकी? मैं मान लेता हूँ डीएल लेंथ। इतने से भी तो हम चार्ज निकाल ही सकते हैं, इतने का तो हमें पता चल जाएगा। ये अब ये लास्ट में ये इतना लंबा था लेंथ का, मैंने कहा जी इतना सही रखो, इतना डीएल, ये डीएल है मेरा, इतना सा, बाकी सब छुपा दो, जो तुम्हें दिख रहा है वो डीएल है, बीच बीच वाला, हाथ के बीच में, अंगुलियों के इन दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच में जो दिख रहा है वो है डीएल। और भी छोटा हो जाता है डीएल तो ये डीएल लंबाई का हमने ले लिया, ठीक है। डी क्यू आवेश वितरित हैं डीएल लंबाई पर, ठीक है। डीएल, तो डीएल लंबाई पर कितने आवेश वितरित हैं इस बार? डी क्यू। ये क्या है? डीएल। तो इस पे आवेश कितने हैं इधर? डी क्यू। क्या निकालेंगे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। छोटा कर दिया हमने उसको, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे, समझ में आ रहा है तुम्हें? एक अगर हम ये ले लेंगे, अगर मान लो ये डीएल नहीं, मान लो मैं तो कह रहा हूँ ये एक ले लिया किसी ने, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकालने पड़ेंगे? 100-200 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पड़ेंगे। कितने चार्ज है हमें क्या मालूम? 100-200 तो मैंने बोल दिया, अभी हम 10 के बाद 10 बोल रहे थे, तो उतने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पड़ेंगे। तो उतना झोल नहीं क्यों भाई, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इतने खांचे को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये लंबाई क्या ले ली हमने? डीएल। डीएल क्या होती है? छोटी सी चीज़। इस डीएल पे चार्ज कितने होंगे? डी क्यू।
ये तो हमें मालूम है डी क्यू होंगे। तो डी एल लंबाई पे कितने चार्जेस हैं, डी क्यू, यूनिट लंबाई पे डी क्यू अपॉन डी एल, और यही क्या कहलाती है, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व डी क्यू अपॉन डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला बन गया, वही वाला बना है, बस यहाँ पे हमने डी क्यू लिया है, यहाँ पे क्यू लिया है, यहाँ पे लेंथ डी एल लिए, छोटी सी चीज़ की, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट काटा है, ठीक है ना, अल्पांश काटा है, बार बार नाम आएगा तुम्हारा अल्पांश, ठीक है, बन गया। दूसरा फार्मूला बनाओ, पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला बनाओ इसी का, तो डी क्यू निकालना होगा हमें, तो लंबाई वो हमको मान लो दे देगा, तो लैम्डा डी एल, बोलो ये दूसरा फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, क्या क्या डी क्यू को इधर ही रहने दिया, डी एल को इससे गुणा कर दिया, तो लैम्डा डी एल बन गया। ये हो गया जी आपका रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे पास रेड पेन है इसीलिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये काम कहाँ आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये काम कहाँ पे आएगा, ढंग से समझना इस चीज़ को, आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तो देखो ये भी तो लंबाई है, इस पर भी तो चार्ज हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, कैसे होंगे, बॉटल ब्रश जैसे ही होंगे। लेकिन देखो अब आगे खेल देखना, ये तो एल लंबाई थी, कितनी लंबाई है, एल लंबाई धागे की, ठीक है। क्या इस धागे को मैं गोल नहीं कर सकता पकड़ के, ये मैंने इसको गोल कर दिया, मान लेते हैं धागा छोटा ही लेता हूँ मैं, गोल कर देते हैं, तो क्या धागा गोल नहीं हो सकता, गोल दिख रहा है आपको, ये गोल, अब मैं बड़ा करूँगा तो मेरे हाथ से छूट जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, ये गोल कर दिया धागे को, बोलो धागा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, गोल कर दिया पूरा। अब लंबाई क्या हो गई, मान लो यही लंबाई थी, अब ये लंबाई हमने गोल ले ली, मोड़ दिया, वायर होता है, वायर को मोड़ दिया हमने, समझ में आ रहा है। इस वायर की तो कोई लेंथ होगी ना, वायर तो देखा होगा ना कॉपर का, ये वायर लंबा था, मैंने इसको गोल कर दिया। जब गोल कर देते तो हम क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस। लंबा था, कितना लंबाई थी, एल लंबाई थी, कितने चार्ज थे इस पे, क्यू चार्जेस थे, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ मैंने इसको गोल कर दिया, रिंग शेप में, वल्य बना दिया इसका, क्या बना दिया, वल्य बना दिया इसका, रिंग वल्य। जब आपको वो क्वेश्चन में देगा न्यूमेरिकल में, तो वो आपसे ये चाहेगा कि आप वल्य के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, लूप के लिए निकालो, रिंग को लूप भी बोल देते हैं, दिख रहा है क्या, लूप, हाँ ठीक है, गुड। इसमें देखो चार्ज कैसे, ऐसे ही तो थे, अभी भी बाहर पड़े थे, अभी भी बाहर पड़े, ये लो, ये लो। लेकिन कैसे हैं चार्ज, जब आप समझ गए, बॉटल ब्रश में इधर उधर निकले पड़े हैं, ठीक है। लेकिन अंदर तो है नहीं, अंदर होते तो क्या होता, या तो क्षेत्रफल निकलता, सेकंड वाला काम आता, सरफेस पृष्ठीय आवेश घनत्व क्षेत्रफल, या फिर क्या निकलता, आयतन निकलता। लेकिन अंदर तो है नहीं, है ना, बाहर ही। जब रिंग का क्वेश्चन कोई आएगा, वल्य लिखा हुआ आएगा, तब आपको ये इस्तेमाल करना। अब आप बोलोगे हमने तो लंबा पढ़ा था, ये सब गोल आ गया, नहीं, अब ये और वो एक ही चीज़ है, कि गोल कर सकते हैं चीज़ को, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ढंग से देखना, यही फॉर्मूला लगाते हैं, यही वाला, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बटा एल। अब देखो लंबाई तो जब हम सीधी सीधी चलते जाते तब हम बोल देते हैं कि भाई लंबा कितना चला, लेकिन अगर कोई आदमी गोल घूम रहा था, हम उसको लंबाई थोड़ी बोलेंगे, घूम के गोल आ गया, अभी घूम के गोल आ गया, तो हम उसको लंबाई थोड़ी बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस। रिंग का सरकमफेरेंस कितना होता है मालूम होगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। बोलो एल बराबर 2 पाई आर है, कुछ भी नहीं है, एल बराबर 2 पाई आर है, कुछ भी नहीं है। और अच्छे से समझना चाहते हो कि नहीं समझ, तो देखो एल लंबाई पे कितने चार्ज हैं, क्यू चार्ज है, इसमें एल लंबाई पे चार्ज कितने हैं, क्यू है। अब इसकी लंबाई कितनी है, एल, ये लो लिख देता हूँ। लेकिन एल तो लंबाई तो है, लेकिन लंबाई कुछ तो होगी, वो चीज़ किस शेप में है भाई, त्रिभुज भी है, ट्राइंगल है, रिंग है, वल्य है, क्या शेप है उसकी। तो हमने कहा कि वो तो वल्य बन गया, किसी ने घुमा दिया उस तार को, है ना। तो लेंथ कितनी हो गई, एल बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर होता है, क्या है। अब 2 पाई आर का नाम आते हमें ये पता चल जाता है कि वो रिंग, वल्य, इस टाइप की चीज़ है, लूप है। तो यूनिट में कितना होगा, क्यू बाई एल, यही क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा इक्वल्स टू
Q बाई एल, और L की वैल्यू अब हम रख देंगे क्योंकि हमारे पास अब चीज़ कैसी आ गई, गोल। तो जब भी आपके पास में लूप आएगा, वो रिंग का नाम लेगा, तब लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करनी है। तुम कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करने मत देना, कहते ना गोल है तो वृत्त था, वृत्त का तो क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल एरिया निकलता है सर्कल का, तो वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं, ये करना, ठीक है ना। तो कहाँ काम आएगा, रेखीय आवेश घनत्व, इसीलिए मैंने ये बता दिया। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हारे कहाँ पे काम आएगा, जब लूप, रिंग या वल्य आ रहा हो तो नीचे 2 पाई आर कर देना, ठीक है। एल रखो तो एल रख देना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो उस टाइम, उस केस में वो तुम्हें रेडियस दे देगा। फिर तुम सोचोगे तो गोला आ गया, गोले का हमने तो आज तक बचपन में यही पढ़ते हुए आए कि इसका क्षेत्रफल निकालो अंदर अंदर का, लेकिन चार्ज अंदर थोड़ी है, आवेश अंदर नहीं है, आवेश तो बाहर है अभी भी इसके, समझ में आ गया ना, बिखरे हुए हैं। जब हम घर बनाते हैं तो जितने एरिया में घर बनाया है उसी का ही तो पैसा देंगे ना। ऐसा थोड़ी, हमारा प्लॉट तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमने कहा कि पीछे तो खेत है, सब्जी लगाएंगे, आगे लॉन है, साइड में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, इस साइड में बच्चों का खेलने का क्रिकेट का मैदान बना दिया या छोटा बैडमिंटन का बना दिया, कुछ भी खेलने के लिए, तो क्या तुमसे सारे पैसे थोड़ी लेगा, तुमसे तो वो ठेकेदार जो बनाया उस चीज़ के पैसे लेगा। तो समझ में आ गया, जहाँ पे है तो उसी के करेंगे। ऐसे थोड़ी कि तुम लोग सरफेस मान के और उसको क्षेत्रफल निकालने लग जाओ, प्रश्न समझ के कहीं तुम उसका एरिया निकालने लग जाओ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। ये समझ में आ गया होगा पहला पूरा अच्छे से। तो ऐसा ही हम पृष्ठीय करेंगे तो हम देखेंगे कि पृष्ठीय यूज़ कहाँ पे होता है। तो क्या लिखोगे, ये कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ होता है, रिंग में, यानी लंबा तार भी आ जाए और रिंग भी आ जाए। बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आगे सवाल दे रखा है, तो फिर बंदा बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आगे वाला करते हैं, सेकंड वाला, गुड। अब देखो हम पढ़ते हैं सेकंड वाला। पहले वाला तुम्हारे समझ में आ गया होगा, सेकंड वाला देखो कुछ मिस्टेक की थी, उसको सही कर दे रहा हूँ मैं। मिस्टेक क्या की है कि इसको घनत्व को, इसको पृष्ठीय को एस नहीं बोल के सिग्मा बोलते हैं। ये सिग्मा यहाँ लिखा हुआ है, ये इसके लिए भी मैंने यहाँ पे सिग्मा लिख दिया, मैंने पहले एस लिख दिया था, तो मेरी मिस्टेक थी, उसको सही कर लेना, ठीक है ना। अभी पढ़ाया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सही कर लेना। अब देखो आगे हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी कोई एक सरफेस है, सरफेस यानी पृष्ठ है, और पृष्ठ होगी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निश्चित होगी। ये मान लेते हैं लंबाई है, ये चौड़ाई है, बैठ गया। तो इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। देखो एस सरफेस पर, एस पृष्ठ पर या एस सरफेस पर कितने चार्ज हैं हमारे, क्यू चार्ज। मान लो हमने कोई सरफेस चूज़ की है, ये हमारी सरफेस है, ये लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, इस पे ये मान लेते हैं क्यू चार्ज है, मान लिया। इकाई क्षेत्रफल पर या यूनिट एरिया पर कितने होंगे, क्यू अपॉन एस, और इस क्यू अपॉन एस को ही, या इकाई यूनिट पर कितने आवेश हैं उसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा एक। इससे क्यू निकाल लो, बहुत काम आता है। क्यू बराबर सिग्मा एस लिख दो, एस सिग्मा लिख दो, जो ठीक लगे लिख दो, बैठ गया। अब हम बोल रहे हैं कि हमने जो पृष्ठ चूज़ की है, देखो ये इतनी बड़ी थी, इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ये लो, ये तो लंबाई निकल के आ गई, ये चौड़ाई निकल के आ गई, इसमें से मैंने इतनी छोटी चूज़ कर ली, ये इतनी छोटी चूज़ की, ये पूरी थी, पूरी हम कर ही नहीं रहे, पूरी का कितना था, क्यू था, लेकिन हम तो बोल रहे हैं हम इतनी सी कर रहे हैं। कोई मान लो बोलेगा मैं इतनी सी कर रहा हूँ, तो अच्छा ठीक है, हमने ये कर ली। इसका क्षेत्रफल कितना, डी एस, छोटा है, तो इस पर चार्ज कितने होंगे, डी क्यू। किसी पी बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी बिंदु कितना दूर है, आर दूरी पर है, ठीक। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है कि डी एस पर कितने आवेश हैं या कितने चार्ज हैं, डी क्यू है। इकाई यूनिट पर कितने हैं, डी क्यू बाई डी एस है, और इस डी क्यू बाई डी एस को क्या बोल देते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एस। बोलो समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे डी लगाना है यार, और एस पे, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला बना लो, डी क्यू वाला बना लो, वो भी बहुत आता है। डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, ये इंपॉर्टेंट, दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। क्या निकला है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। यूनिट लिखो इसकी, वो यूनिट पूछेगा तुमसे, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना है, क्यू अपॉन एस बना। ढंग से देखना है, यूनिट थोड़ी सी उससे अलग आएगी। क्यू की क्या होती है, कूलम, और ये पृष्ठ आ गया, तो पृष्ठ की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी क्षेत्रफल आ गया, यानी सरफेस आ गया। क्षेत्रफल की क्या होती है, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, और गुणा होकर सी अपॉन एम स्क्वायर, और पहले वाले की क्या आई थी, सी अपॉन एम आई थी, बैठ गया। डायमेंशन लिख लो, भिड़ते ही, विमा जिसको बोलते हैं विमा, क्या हो जाएगा, A1 T1, ये तो हो ही जाएगी। कैसे, कूलम का, पिछले वाले में बता दी सब कुछ, टाइम खोटी मत करो। और M किसकी होती है, मीटर किसकी होती है, L की, -2, A1 L1 सॉरी T1 और L -2, आगे हिसाब से लिख देना कि L पहले लिखना है और वो सब। अब ये फॉर्मूला काम कहाँ पे आएगा,
ये फॉर्मूला। पिछले वाला किस में काम आया था, बताते जाओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व किस में काम आ रहा था, बोलो। रिंग में काम आ रहा था भाई, वल्य में काम आ रहा था। और कोई लंबाई होगी, कुछ भी लंबाई है, वहां पे काम आ जाएगा। ये कहाँ काम आएगा, इसका यूज कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट। ये फिर क्या है, तुम जब क्वेश्चन करोगे ना वहां भूल जाओगे, वहां पे ही पूछेगा। कंडक्टिंग स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस ये ध्यान में आ गई ना तो। चालक गोला, कंडक्टिंग यानी चालक और स्फीयर यानी गोला। अब देखो मेरी बात सुनो, गोला बोलते तुम ये सोचोगे कि पृथ्वी एक गोला जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों निकलते हैं, वॉल्यूम निकलते हैं। हाँ बिल्कुल निकलते हैं, गोले के भी निकलते हैं, कोई पृथ्वी की बात नहीं है। कोई बॉल है ना, बॉल खेलने वाली क्रिकेट की, उसके भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकलेंगे, आयतन निकलेगा उसका, ये बात सही है, वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन देखो थोड़ा सा समझना, ये मेरा गोला है, ठीक है, मैंने सुई लगाई इसकी, क्या लगाई, इंजेक्शन लगाया। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन कहाँ है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। कहाँ पे लगाते हैं इंजेक्शन, आर्टरीज में लगाते हैं कि वेन्स में लगाते हैं। अब हिंदी में तो आर्टरीज को और वेन को क्या बोलते हैं, शीरा और धमनी, किस में लगता है, तो वेन्स में लगता है। आर्टरीज काफ़ी अंदर होती है, दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है वो वेन्स होती है, ठीक है। मैंने इसके इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन में क्या था, चार्ज थे, आवेश थे। तो ये आवेश, ये दिए इसको आवेश दिए, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्ट किया। लेकिन चालक गोला जो होता है उसमें आवेश ऐसे नहीं रहते, उसमें आवेश ऐसे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, पृष्ठ पे आ जाते हैं। बैठ गया, यानी अंदर से तो खाली पड़ा है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम वॉल्यूम क्यों निकालें, जब चीज खाली पड़ी है, थोथी पड़ी है अंदर से, हम उसका वॉल्यूम क्यों निकालेंगे। ये ऐसा क्यों हुआ, इससे ये बन गया चालक गोला, कंडक्टिंग स्फीयर। क्यों, कितना अंदर, 0, चार्ज अंदर कितना है, 0। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो फिर हम वॉल्यूम क्यों निकालें भाई, हमें पता है उसकी सरफेस पे है, और सरफेस पे क्या निकलता है, जब सरफेस होती है, पृष्ठ होती है, तो हम लंबाई चौड़ाई निकलता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों। अब देखो, चालक गोला है, सबसे पहली बात तो चालक है, कंडक्टर है, यानी क्या होगा, करंट पास हो सकता है, यानी चार्जेस का मूवमेंट हो सकता है, यानी आवेश गति कर सकते हैं। आवेश ने गति की, बाहर थे, कहाँ आ गए, सबके सब सरफेस पे आ गए। इंजेक्शन लगाते ही, सुई लगाते ही, किस चीज की सुई लगाई, चार्ज की सुई लगाई। अब देखो, मान लो ये चार्ज अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, मान लो भाई, तुम बोलोगे क्यू जीरो कहां से है। अच्छा, इस क्यू जीरो को हम बाद में पढ़ेंगे मैथमेटिकली, जो आगे तुम्हारे है, अभी इस पे टाइम खोटी नहीं करेंगे। अपन बस यही बोल रहे हैं कि ये अंदर जीरो होता है। लेकिन ये चार्ज अंदर जाने की अगर कोशिश कर रहे हो तो मान लो क्या, जैसे ही ये भाई साहब अंदर जाने लगेंगे तो ये वाले भाई साहब इसके जो अपोजिट में बैठा हुआ है उतना ही फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सेम ही तो चार्जेस है, ऐसे थोड़ी, चार्ज तो सेम है। तो ये जितना बल लगाएगा उतना ये लगाएगा, ये उसको वापस धकेल देगा, वापस इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। ये वाला अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये वाला उस पर वापस फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण का लग रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और ये कथन सत्य भी है कि हमने पढ़ा है, रिपल्शन तो हमने पढ़ा है भाई, प्लस प्लस के चार्जेस हैं तो चार्ज अंदर आ ही नहीं पाएगा। अंदर चार्ज कितना रहेगा, 0। अब ये 0 क्यों है, ये मैथमेटिकली हम बाद में पढ़ लेंगे। तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यूज कहाँ करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, कंडक्टिंग स्फीयर्स में, चालक गोले में करना है। तो फिर तीसरा वाला, फिर बोलो, एक तुमने और पढ़ा होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अचालक गोला। ये चालक गोला है, अचालक। अचालक मतलब क्या हो गया, चलेंगे नहीं उसके अंदर। कौन नहीं चलेगा, आवेश, चार्ज नहीं चलेंगे। जब चार्ज नहीं चलेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चार्ज चल ही नहीं रहे, प्लास्टिक है उसमें, कहाँ चल रहे, उसके अंदर आ जाएगा। और अंदर आते हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। किसी चीज़ के अंदर हमने जग के अंदर पानी भर दिया, बॉटल के अंदर हमने पानी भरा हुआ, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा भाई। पानी भरा हुआ तभी तो वॉल्यूम निकलेगा, नहीं तो हमें क्या पता पानी का वॉल्यूम क्या है। अभी तो बॉटल का तो निकल जाएगा, लेकिन पानी का वॉल्यूम क्या है। ये जितने भी फ्लूइड होते हैं, जैसे लिक्विड और गैस, द्रव और गैसें जितनी भी होती है, उनका फिर आयतन कैसे निकालते हैं, उनको उस चीज़ में भर देते हैं, उस कंटेनर में भर देते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता होती है, नाप पता होते हैं, ठीक है। तो अगला करते हैं थर्ड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब भी तुम्हें आया कंडक्टिंग स्फीयर्स, तो उसमें कौन सी वाली डेंसिटी यूज होगी, घनत्व कौन सा यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। रिंग आ जाएगी तो पहली वाली, बोलो फटाक से सटाक। तीसरा कर दें, ये लो भिड़ते यहीं पर कर देते हैं। तीसरा आ गया जी हमारा आयतन आवेश घनत्व, और इसको मैं मिटा दूंगा, आयतन आवेश घनत्व। इसके हमने सारे लिख लिए थे। अच्छा, डेफिनेशन अगर इनकी आ जाए तो इसी से लिखनी है। ये फॉर्मूला क्या बना है इसका, सिग्मा बराबर क्यू बटे एस। अब देखो क्या बोलेगा, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी
कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ये रहा पर और ये यूनिट एरिया, बस बात खत्म। इकाई क्षेत्रफल पर कितने आवेश घनत्व है क्या कहलाता है? सिग्मा। बस 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 ऐसे ही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? ये है आई बराबर क्यू बटा टी। कोई पूछे करंट की डेफिनेशन बताओ, तो मैं तो ये समझाता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, आवेश प्रवाह की दर को। तो इन्हीं से तो देख के लिखनी है। तो जब फॉर्मूला बन गया तो क्या डेफिनेशन नहीं बना सकते हो? परिभाषा आवेश प्रवाह की दर को, समय को फिजिक्स में दर बोलते हैं हिंदी में तो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी जो था अभी मैंने लिखा था, इसकी कोई डेफिनेशन तुमसे पूछे करंट की, तो करंट का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन याद है, फॉर्मूला नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैच पढ़ना थोड़ा क्या जरूरी हो जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को ये तो धारा कहते हैं। तो क्या इनका नहीं ले सकते हो यार? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पढ़ रहे हो? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन याद आए तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोल खत्म। आयतन आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है? रो से लिखते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी VCD। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसने क्या ले रखा है? बुक वाले ने डायग्राम, बुक वाले ने टेढ़ा मेढ़ा ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और बोल रहा है यहाँ पे कोई है खांचा जिसका वॉल्यूम है dV, और यहाँ कोई पॉइंट है P जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये कितने दूरी पे है? R दूरी पर है। ये लो, ये चार्ज फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या लिखोगे? वही सब यूनिटरी मेथड। V आयतन पे या V वॉल्यूम में कितने चार्ज पड़े हैं बेटा? Q पड़े हैं। इकाई आयतन में कितने चार्ज होंगे? Q/V। और ये क्या कहलाता है? Q/V ये कहलाता है रो इक्वल्स टू Q/V। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा एक। कैसा है? डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। लिख देता हूँ मैं, इट इज़ डिफाइंड एज, इस एक लिख रहा हूँ, बाकी सारी लिख लेना। डिफाइंड एज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम। बैठ गया ये तो। क्यों निकाल देंगे इस फॉर्मूले से? हमें क्यों भी वो पूछेगा, इसीलिए दिक्कत रहती है। इसीलिए फिर तुम सोचते हो क्यों का आंसर आया। तो क्यू इक्वल्स टू रो इंटू वी। बोलो समझ में आ गया? कहाँ से आया? वी गुणा हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने जो सरफेस चूज की है उसका आयतन है dV, बहुत छोटी सरफेस चूज की, उसके अंदर चार्ज कितने होंगे? फिर dQ होंगे। तो क्या लिखोगे? dV आयतन में कितने चार्जेस हैं? dQ। इकाई आयतन में कितने हैं? dQ/dV। इस dQ/dV को हम क्या बोलते हैं? रो ही तो बोलते हैं। dQ/dV दिख रहा है क्या? हाँ, रो बराबर dQ/dV। इसे dQ निकाल लो तो क्या बन जाएगा? रो dV। बोलो समझ में आ गया? dQ बराबर रो dV। जहाँ छोटे चार्जेस आ जाएंगे वहाँ पे ये काम देंगे। अब ये काम कहाँ पे आता है? इसकी यूनिट पहले तो फॉर्मूला देखो यहाँ से, यूनिट लिख लें इसकी भिड़ते ही, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह पड़ी है ना। हाँ हाँ ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? देखो Q की क्या होती है? कूलम। और वॉल्यूम की क्या होती है? पर मीटर क्यूब। बोलो कूलम पर मीटर क्यूब इकाई हो गई इसकी। मीटर क्यों? लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में। वॉल्यूम आयतन का मतलब हो तो डायमेंशन लिख लेते हैं वीमा। देखो मेरी बात सुनो, पूरी बुक के अंदर है ना बाद में लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसलिए इस टॉपिक को समझाने में मैंने थोड़ा टाइम लगाया है। समझ में आ गया? है कुछ भी नहीं, ईजी है, तुम्हें अब ईजी लगेगा सच में। ये बॉटल ब्रश वगैरह तुमने देख लिया ना, भूलोगे नहीं अब तुम, ठीक है ना। अब तुम ये नहीं बोलोगे सर हम जो ब्रश कर रहे हैं वो वाला, तुम्हें पता चल गया चार्ज कैसे फैले हुए होते हैं, ठीक है। मैंने लाया नहीं हूँ, मैं पढ़ा था इसलिए बता दिया तुमको। बॉटल साफ करने के लिए काम आता है, कोई स्पेशल तुम्हारे लिए नहीं लाया, ठीक है ना। तुम्हारे लिए लाया हूँ यार, समझाने के लिए। सच में मांगा था किसी से, सच में मांगा था कि तुम्हें अच्छा समझ में आए। डायमेंशन वीमा तुम्हें समझाने के लिए तो किया है सारा तामझाम, ठीक है। गर्मी अलग पड़ रही है, कोरोना महामारी अलग चल रही है, घर पे ही हो ना, बैठे रहना, मौज करते रहना घर पे ही।
पढ़ाई करते रहना, टीवी देखते रहना, बातें करते रहना, ठीक है। कहीं घूमना मत इधर उधर, फैला दोगे कहीं नहीं तो। डायमेंशन देखो, कूलम का क्या होता है, एम्पियर 1 टाइम 1, और ये क्या हो जाएगी लेंथ, ये -3 हो जाएगी। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ें चलते जा रही है। अच्छा अब ये काम कहाँ आता है, ये काम कहाँ आता है, इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, अचालक गोला। समझ में आ गया, अचालक गोला। इसमें अचालक का मतलब कोई चीज़ चल नहीं रही उसको अचालक बोल दिया, जो चल रही है उसको चालक बोल दिया। चार्ज दिए, इंजेक्ट किए, तो चार्ज कहाँ चले गए, अंदर ही पड़े रह गए, बाहर नहीं गए, क्योंकि करंट अलाउड नहीं है अचालक के अंदर। प्लास्टिक के अंदर करंट अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। तो करंट जहाँ पे उसको जैसा दिया इंजेक्शन, वो चार्ज वहाँ के वहीं रह गए। जब कोई चीज़ डब्बे के अंदर रहेगी तो भाई उसका आयतन निकलेगा, वो चीज़ कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची है। पानी को हमने डाल दिया अभी, अब ऐसा नहीं है कि पानी तुम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात कर लो, क्षेत्रफल पे पानी डालोगे तो कैसे चलेगा काम, ठीक है ना। टंकी भरोगे, या खेत में जो भी टंकियाँ होती है, बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बनाते हैं, या जो भी गवर्नमेंट बनाती है, तो वो उनके तो वो गहराई भी तो होती है, या फिर लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, समझे, ऊंचाई भी होती है ना, तीनों चीज़ें होती है। तो एच चालक गोला काम में लोगे, बैठ गया एच चालक गोला। अच्छा एच चालक गोले का फिर आयतन भी काम लेंगे इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला बना है इसी का एच चालक का, तो क्या है, सेम टू सेम है। क्या लिखना है, V आयतन पे कितने चार्जेस हैं, Q चार्जेस हैं। इकाई आयतन पे कितने चार्ज हैं, Q बटा V, और Q बटा V क्या कहलाता है, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V। लेकिन अब यहाँ देखो एच चालक गोला आ रहा है, एच चालक गोला आ रहा है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, इस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr क्यूब होता है, ठीक है, ढंग से। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, मान लो गोले का क्षेत्रफल लिखना हो, एरिया लिखना हो, एरिया तो कितना होता है 4πr²। ये 4πr² इसके लिए यूज करना है, इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज करना है, आयतन यूज करना है, क्योंकि देखो अब अंदर पड़े हुए हैं। और क्षेत्रफल वाला क्या हो रहा था, जब बाहर निकल गए थे, हमने ये सुई लगाई, लेकिन सारे के सारे आवेश जो थे वो बाहर चले गए थे, तब क्षेत्रफल क्या काम आता है गोले का, 4πr²। और आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। तो देखो वॉल्यूम की जगह ये पुट नहीं कर सकते हो 4/3 πr³, ये तो पुट करना है। जैसे शुरू वाले के अंदर क्या था, एल के अंदर जब लंबाई थी तब तो एल डाल दिया, और जैसी गोल रिंग आ गई, वल्ले आ गया, लूप आ गया, तो हमने क्या बोला, गोल चीज आ गई तो उसकी परिधि हमें पता सरकमफेरेंस 2πr होती है, तो हमने एल की जगह 2πr कर दिया, या वी की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देना, रो बराबर Q अपॉन 4/3 πr³। बोलो समझ में आ गया। तो अचालक गोले की जब बात आएगी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात आएगी तो कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, ठीक है, चालक गोला। और जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात आएगी तब क्या लेंगे, लंबाई का ले लेंगे, एल लंबाई का, या फिर लूप ले लेंगे, रिंग ले लेंगे, वल्ले हिंदी में, बैठ गया। अब देखो अभी तक हमने जो खेल खेला ना, वो तो अभी तक हमें इनको समझे हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला। तो अगली लेक्चर में ये टॉपिक है कि सतत आवेश वितरण या सतत आवेश घनत्व द्वारा विद्युत क्षेत्र निकालिए, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, वो अगले लेक्चर में करेंगे, वरना वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों तुम्हें अच्छे से समझा दिए हैं, ये थोड़े से रेड पेन से जो लिखे हुए अच्छे से लिख लेना। लैम्डा के लिए अगर रिंग काम में ले रहे हो, रिंग वल्य काम में ले रहे हो, तो वो वल्य होती है 2πr गोल में। इसके लिए क्या लेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला काम में लेंगे, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। इसका जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बराबर Q बटा L, तो सॉरी एस में ये वाला वैल्यू पुट कर देना, Q बटा 4πr²। और इसमें V आ रहा है आयतन, तो आयतन किसका निकलता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का निकलता है, इसमें करंट का मूवमेंट नहीं होता, तो अंदर पड़ी हुई रहती चीज़, जब अंदर पड़ी तभी तो उसका आयतन निकलेगा। तब तुम्हें दिमाग में समझ में आ रहा होगा भाई, जग के अंदर पानी पड़ा तभी तो आयतन निकलेगा, जब जग के अंदर पानी नहीं है तो किसका आयतन निकाल रहे हो। तो उस चीज़ को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके तोलने से मतलब हमें तो पानी चाहिए था, हम तो पानी के जग के थोड़ी निकाल रहे हैं, समझ आ गया। तो जैसे हमने सुई दी चालक गोले को, ये तो अचालक है, चालक को दी तो कहाँ आ गए, सारे के सारे बाहर, क्योंकि कंडक्टर में करंट का मूवमेंट अलग होता है, चार्जेस का मूवमेंट अलग होता है, और चार्जेस जब भी मूव करेंगे करंट, क्या बात कर रहे हो यार, क्यों भूल रहे हो, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये क्या है, क्यू चार्ज आवेश, टी टाइम में क्या बन गया, करंट। टी टाइम में कितना आवेश चले,
मैं तो बोल रहा हूँ 1 सेकंड में 10 के पावर 7 आवेश गए, क्या बन गया? करंट ही तो बन गया। तो करंट चल रहा था उसके अंदर, है ना? इसके अंदर क्यों जीरो नहीं होता? ठीक है, ये आगे फिर पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। 1-2 बार देखो धीरे धीरे। अगर कहीं मिस्टेक, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मिस्टेक नहीं करूँ, लेकिन इंसान है तो मिस्टेक हो जाती है। और दूसरी चीज़, मैं जब एडिट करता हूँ ना, जब कोई करता है एडिट, तो उसके पास बैठा रहता हूँ, तो भी देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी वैसी हो जाती है तो कमेंट करके बता दिया करो, और 2-3 बार पढ़ो इसको अच्छे से, धीरे धीरे। इतना सब बुक में बता नहीं रखा है, तब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जलेगी और चमकेगा मामला। पढ़ते रहो। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर पर। वेरी गुड।